सनातन धर्म में मान्यता है कि कोई भी हिंदू कुंभकोणम में जाकर अपने पापों से मुक्त हो सकता है। कुंभकोणम में अगर कोई पाप करता है तो उसे वाराणसी में मुक्ति मिल सकती है। वाराणसी में अगर कोई पाप करता है तो उसकी मुक्ति प्रयागराज में ही संभव है। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज का दर्जा प्राप्त है। तीर्थराज प्रयाग एक बार फिर माघ मेला के लिए तैयार हो रहा है, महाकुंभ के लिए तैयार हो रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़े धार्मिक जमघट के लिए तैयार हो रहा है। हमारे देश में एक कथित सेकुलर लॉबी है। ये लॉबी अक्सर सवाल उठाती है कि धार्मिक आयोजन पर सरकार क्यों पैसे उड़ाती है, टैक्स पेयर के पैसे धार्मिक आयोजन पर क्यों खर्च किए जाते हैं। महाकुंभ को लेकर भी ऐसे ही कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि हमें तो प्रभु श्री राम सिखा गए हैं कि सत्य मेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः सत्य मूलनी सर्वाणी सत्य नास्ति परम पदम। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है, सत्य ही समस्त भाव विभव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है, केंद्र सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है। सवाल ये भी है कि महाकुंभ से कितने पैसे आ सकते हैं और प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 5,435.68 करोड़ रुपए यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही 1,636 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का ग्रांट महाकुंभ के लिए रखा है। इसमें से 1,050 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल है कि महाकुंभ से कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो देखिए, लगभग 40 करोड़ तीर्थ यात्रियों के महाकुंभ में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अर्थशास्त्री केवी राजू का कहना है कि महाकुंभ में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी कहते हैं कि महाकुंभ से 2 लाख करोड़ से भी अधिक की आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। वे इसके लिए एक सरल अंकगणित लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर एक तीर्थयात्री औसत 8,000 रुपए भी महाकुंभ में खर्च करेगा तो भी 3.2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। मोटा मोटी कहा जा सकता है कि महाकुंभ से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तो बनेगी ही बनेगी। एक बात यहां और याद रखिए, महाकुंभ में जो भी तीर्थयात्री आएंगे, जो भी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसका सबसे बड़ा लाभ स्थानीय लोगों को और स्थानीय व्यापारियों को मिलेगा। यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरह से बदल जाएगी। अर्थव्यवस्था के बाद अव्यवस्था की बात करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही है। शासन व्यवस्था के स्तर पर व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की ढील ना पड़े, कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित कर दिया है। 4,000 हेक्टेयर के पूरे मेला क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ, ओवरब्रिज, पांटून पुल, घाट समेत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित स्थलों का निर्माण और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। सुरक्षित महाकुंभ अभियान के तहत पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। 2,750 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 56 थाने और 155 चौकियां और 50 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छ महाकुंभ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। मेले में 3 अस्थायी अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 10,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षित, स्वच्छ के साथ ही सुगम महाकुंभ अभियान के अंतर्गत भी सरकार काम कर रही है। इस अभियान के तहत तीर्थ यात्रियों को मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बस सेवा हो, रेलवे सेवा हो या फिर हवाई सेवा हो, सभी तरह की यातायात सुविधाओं की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार 7,000 स्पेशल बसें चलाने जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि महाकुंभ के दौरान रेलवे 13,000 रेलगाड़ियां चलाएगा। इसमें से 1,000 ट्रेनें रेगुलर होंगी तो वहीं 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए 554 नए टिकट काउंटर, 45 नए प्लेटफॉर्म भी रेलवे ने बनाए हैं। बस और रेलवे के साथ साथ हवाई सेवा पर भी विशेष काम किया जा रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट से 23 शहरों के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही 175 करोड़ की लागत से प्रयागराज एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है। याद रखिए, 2019 के अर्धकुंभ से पहले प्रयागराज को एयरपोर्ट की सौगात दी गई थी।
तब रिकॉर्ड 11 महीने में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था। सुरक्षित, स्वच्छ, सुगम के साथ साथ सांस्कृतिक महाकुंभ को लेकर भी मेला प्रशासन तैयारी कर रहा है। देश की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर को अलग अलग तरीकों से मेला क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा। पेंट माई सिटी अभियान के तहत पूरे शहर को और विशेष तौर पर मेला क्षेत्र को देवी देवताओं से और हिंदू धर्म के प्रतीकों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही 55,000 वर्ग फुट में 11 टन के रंग का उपयोग करते हुए रंगोली का निर्माण किया गया है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महाकुंभ में इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था क्यों आवश्यक है। इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से आपको मिल जाएगा। 2013 की बात है। उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे। फरवरी 2013 में महाकुंभ चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 फरवरी को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर फुटब्रिज गिरने से भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई। मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेला के प्रभारी और अपने मंत्री आजम खान पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उनके काम की तारीफ की। ऐसी भगदड़ न मचे, व्यवस्था बनी रहे, किसी की जान न जाए, इसलिए आवश्यक है कि व्यवस्थाएं बेहतरीन की जाए। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2019 के अर्धकुंभ के दौरान ये करके दिखाया था। 2019 में कुंभ में लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन एक भी घटना ऐसी सामने नहीं आई जिसे प्रशासन की लापरवाही कहा जा सके। दुनिया भर में 2019 प्रयागराज कुंभ को लेकर तारीफें की गई। 2019 के कुंभ मेले ने गिनीज वर्ल्ड बुक में लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव, लार्जेस्ट हैंड पेंटिंग थीम और लार्जेस्ट परेड ऑफ बसेस का रिकॉर्ड भी बनाया था। इस तरह देखें तो 2019 में सीएम योगी ने यह साबित किया था कि अगर गंभीरता के साथ मेले के आयोजन पर ध्यान दिया जाए तो बिना किसी हादसे के कुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। 2024 के महाकुंभ में भी प्रशासन कोई कोर कसर छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।